हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज हम अपने पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एसएससी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच रिट इज़ इशूड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन। कौन सी रिट है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करती है जब एक लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके एक केस को कंसिडर करता है ना। तो होता क्या है ना, जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि एक उनका जो लोअर कोर्ट है वो अपने पावर्स एक्सीड कर रहा है और पावर्स को एक्सीड कर रहा है ना, और एक ऐसा केस ले रहा है जिसमें उसको अथॉरिटी नहीं है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो उस केस में वो प्रोहिबिशन नाम की रिट इशू करता है ना, जिससे लोअर कोर्ट जो है, जो केस है उसको आगे बढ़ा नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और सेरोटरी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं रिट। ये जो रिट है इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस क्या है कि प्रोहिबिशन जो है वो डिसीजन आने से पहले इशू किया जाता है, डिसीजन से पहले इशू किया जाता है, और सेरेटरी जो है वो डिसीजन के बाद इशू किया जाता है। अब डिसीजन के बाद से यहाँ पे मतलब है कि लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, है ना। अब वो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये उसकी पावर के बियॉन्ड था, है ना, उसकी पावर के बियॉन्ड था या गलत था डिसीजन, तो उस केस में वो ये रिट इशू कर सकता है और वो जो डिसीजन है उसको निल एंड वॉइड कर सकता है ना। उसके बाद वो डिसीजन मान्य नहीं रहेगा। पर प्रोहिबिशन में डिसीजन आने से पहले ही जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे देता है कि इस केस को आप कंसिडर नहीं करेंगे, ये आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। अब दूसरी एक रिट होती है हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस का मेन जो इस रिट का जो मेन लिए उद्देश्य जो है वो ये है कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना। इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हीबस कॉर्पस नाम की रिट लाई गई है। इसमें होता क्या है कि अगर किसी इंसान को अनलॉफुली, है ना, गैर कानूनी तरीके से अगर उसको डिटेन किया गया ना, तो वो ये रिट दायर कर सकता है और अ, अपनी जमानत ले सकता है। ठीक है। और एक है क्यू वारंट। क्यू वारंट में होता क्या है कि ये रिट इंक्वायर करती है, इंक्वायर करने की पावर देती है एक इंसान को, है ना। अगर कोई पर्सन एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है ना, पब्लिक ऑफिस मतलब जैसे कि कोई पावर में है, क्या वो इंसान उस पोजीशन को होल्ड करने के काबिल है या नहीं है, ये अगर किसी को जानना है तो वो क्यू वारंट नाम का रिट दायर कर सकता है। इससे उनको पता पड़ जाएगा कि क्या ये जो बंदा जो उस ऑफिस में बैठा है सब पोजीशन पे, क्या वो वहां पे बैठने लायक है या नहीं है, तो ये पता पड़ेगा क्यूओ वारंट से। अगला सवाल है, विच स्टेट इन इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड द मोस्ट बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कौन से स्टेट में आया था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे जब बात की गई है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन आया था वो था पंजाब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हुआ क्या था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में स्टार्ट हुआ था,
तो उसने हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र और एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजीज, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी, है ना। अब क्योंकि पंजाब के पास फर्टाइल सॉइल है, सॉइल यहाँ की बहुत फर्टाइल है, ठीक है, और क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, इसीलिए ये जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेंटर था वो पंजाब बन गया, है ना, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला। अब जब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो जो मेन क्रॉप्स जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा वो थे वीट और राइस। इन दो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, इनमें इनके प्रोडक्शन में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा गया था। और इसके अलावा जब जो केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए या पेस्टिसाइड्स हो गए उनसे एग्रीकल्चर इनपुट बढ़ा, ठीक है, प्लस और जो इरिगेशन सिस्टम थे जैसे कि कैनाल इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर एग्जांपल कैनाल इरिगेशन से वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ गई, है ना, और क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो पानी की डिमांड जो है वो भी बढ़ती है, तो उसके लिए कैनाल इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया गया था जिसने बहुत मदद की इस ओवरऑल चेंज में, है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी जो स्टेट्स हैं, है ना, उनमें से जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र ने भी ग्रीन रेवोल्यूशन का वहाँ पे भी फायदा हुआ था, पर पर्टिकुलरली सिर्फ दो क्रॉप्स के केस में, एक जो थी कॉटन और एक थी शुगर केन, इन दो में ही इनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। वेस्ट बंगाल और केरला की अगर बात की जाए तो यहाँ इन दो स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना ड्रास्टिक चेंज इन इम्पैक्ट नहीं हुआ था, है ना, डिस्पाइट इनकी लोकेशन और फेवरेबिलिटी के कारण के साथ भी यहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं आ पाया था। रोटेला पांटुंगा और द रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। रोटेला पांडुंगा या रोटी फेस्टिवल जिसको भी कहा जाता है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अब ये जो फेस्टिवल है ना, एक वहाँ का आंध्र प्रदेश का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि रेड्डी कम्युनिटी रेड्डी कम्युनिटी में मनाया जाता है। इस त्योहार पे इसको रोटी फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन रोटीज बनाई जाती हैं, है ना, रोटीज बना के जो भी देवी देवता हैं उनको अर्पण किया जाता है। और जनरली ये जो फेस्टिवल है वो फेब या मार्च में मनाया जाता है ना, फेब या मार्च के महीने में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब अगर बाकी स्टेट्स की बात करें जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका में भी कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे कि एक है उगाड़ी, है ना, या फिर मकर संक्रांति यहाँ पे बहुत मनाया जाता है ना। महाराष्ट्र के अगर लोकल फेस्टिवल की बात की जाए तो गुड़ी पड़वा यहाँ पे मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पे पोंगल बहुत सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स थे और उनसे रिलेटेड स्टेट्स हो गए। Who was appointed as the Viceroy of India in place of Lord Wavell in Feb 1947? इसको लॉर्ड वेवल की जगह पे फरवरी 1947 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। तो
ये जो वाइसरॉय थे, ये लास्ट वाइसरॉय थे, है ना, ब्रिटिश एम्पायर के लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके बाद जैसा कि आपको पता है देश आज़ाद हो गया था, तो वाइसरॉय हट गए थे, उनकी जगह आ गए थे गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये लास्ट वाइसरॉय थे और पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लॉर्ड माउंट बेटन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंट बेटन। इनको अपॉइंट करने का जो मेन मकसद था, वो ये था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा था, अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे और पूरी पावर जो है इंडियंस को सौंप के जा रहे थे, है ना, वो पूरा जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उसको ओवरसी करना, प्लस जो भी इंडिपेंडेंस का प्रोसेस है वो शांतिपूर्वक हो जाए, वो सुनिश्चित करना। अब इन्हीं के कार्यकाल में एक माउंट बेटन प्लान जो है वो लागू किया गया था ऑन जून 3 1947, है ना, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसके लिए माउंट बेटन प्लान जून 1947 में इन्होंने लागू किया था। अब जैसा कि मैंने बताया पहले गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने सर्व किया था फ्रॉम अगस्त 15 1947 टू जून 21 1948, ऑलमोस्ट दो एक साल इन्होंने एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर्व किया था। अब माउंट बेटन प्लान जो था उसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, तो सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन था वो था इंडिपेंडेंस की डेट, वो इस प्लान में बताई गई थी, है ना। ऊपर से जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन उनको ऑप्शन दिया गया था कि आप या तो इंडिया में आओ या पाकिस्तान में जाओ, वो इस प्लान में बताया गया था। उसके अलावा इन्होंने एक था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, है ना, वो लागू करी थी कि इंडिया पाकिस्तान की अलग अलग बनेगी, वो इसमें था। और इन्होंने ही बाउंड्री की जो कमीशन हुई थी ना, बाउंड्री की कमीशन डिवीजन होगा, बाउंड्री किस हिसाब से होगी, तो ये जो डिमार्केशन हुआ था पंजाब और बंगाल बॉर्डर्स का, वो भी इसी प्लान में के अंतर्गत किया गया था, है ना। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन ही वाइसरॉय एज अ वाइसरॉय सर्व किया था इन्होंने फ्रॉम 1931 टू 36, और इन्हीं के टाइम पे ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने सप्रेस किया था द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, है ना, इस कारण से ये बहुत फेमस है। ठीक है, और लॉर्ड लिंटन को जो थे, इन्होंने वेलिंगटन के बाद सर्व किया था फ्रॉम 1936 टू 43, और इन्हीं के कार्यकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी लागू किया गया था। और लॉर्ड अरविंद इरविन जो थे, उन्होंने सर्व किया था 1926 से 31, और इन्होंने ही महात्मा गांधी जी के साथ नेगोशिएट करके गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में आया था, वो साइन किया था।
Which southeastern Dravidian language has been approved by Odisha state to be included in the 8th schedule of the Constitution of India on 10 July 2023? कौन सी साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज थी जिसको उड़ीसा स्टेट की तरफ से अप्रूवल मिला था और वो 8th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का उसमें इंक्लूड की गई थी? तो ये जो लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है वो है कुई, ऑप्शन सी। कुई जो है इसको मेजॉरिटी जो बोलने वाले हैं वो कुई ट्राइब है ना, ट्राइब है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कालाहांडी, है ना, कालाहांडी, रायगढ़ और एक हो गया गंजम। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली ये लैंग्वेज बोली जाती है बाय द कुई ट्राइब। तो इसके प्रिजर्वेशन के लिए और इस लैंग्वेज के सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसको 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इंक्लूड किया गया था। 8th शेड्यूल बेसिकली होता क्या है? 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना उसमें लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं इन इंडिया, उनको उनकी एक लिस्ट है ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनके सिग्निफिकेंस के कारण इनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता। और कुछ और द्रविडियन लैंग्वेजेस की बात की जाए जो कि इस शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं तो हो जाती है तमिल, तेलुगु, ये कन्नड़, मलयालम, है ना। ये कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो कि ये भी द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इसरो? इसरो से हमारा इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसरो के संस्थापक कौन थे? इसरो के फाउंडर कौन थे? इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई, ऑप्शन ए। विक्रम साराभाई जी जो एक विजनरी साइंटिस्ट थे, वो फाउंडर थे ऑफ इसरो। और बाकी बात की जाए सतीश धवन जी की, तो सतीश धवन जी चेयरमैन रहे हैं, ठीक है, ऑफ इसरो फ्रॉम 1972 टू 1984। और इन्होंने बहुत स्पेस मिशन कह लीजिए या इसरो के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सतीश धवन जी का। होमी जे बाबा, होमी जे बाबा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके फादर कहे जाते हैं। ये फिजिसिस्ट थे। इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था इंडिया का वो इन्होंने ही उसको कह लीजिए बढ़ाया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से फेमस है, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है। और इन्होंने भी जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसको लेके बहुत ही अपना योगदान दिया था। ब्रह्मो समाज वॉज अर्लियर नोन एज, ब्रह्मो समाज का पहले नाम क्या था? तो ब्रह्मो समाज जो है उसको 1828 में बनाया गया था बाय राम मोहन रॉय, है ना। राम मोहन रॉय जी के द्वारा इसको बनाया गया था और इसका जो पहला नाम था वो था ब्रह्मो सभा, ठीक है।
ब्रह्मो सभा इसका, यहाँ पे सभा होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहले जो इसका नाम था वो था ब्रह्मो सभा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मो सभा। ब्रह्मो सभा इसका पहले नाम था, जिसको बाद में चेंज करके ब्रह्मो समाज कर दिया गया था। ब्रह्मो सभा का मतलब था असेंबली ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान की बात हो रही है यहाँ पे, उनकी जो असेंबली थी उसको ब्रह्मो सभा कहा जाता था। यहाँ पे वेदा समाज की भी ऑप्शन में दिया गया है। वेदा समाज एक ग्रुप था जो कि इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम अपनी वेदास की जो टीचिंग्स है उन पे वापस मूव ऑन कर जाएं, है ना, वापस मूव कर जाएं अपने वेदास की ट्रेनिंग पे। ऐसे ही प्रार्थना समाज था। प्रार्थना समाज का फाउंडेशन हुआ था 1867 में महाराष्ट्र में, है ना, और ये समवॉट सिमिलर था ब्रह्मो समाज से। अब आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा अ, इसको बनाया गया था। और इसका भी जो मेन फोकल पॉइंट था, है ना, फोकल पॉइंट कह लीजिए, वो हमारे वेदास ही थे और उनकी टीचिंग्स ही थी। Which articles of the Constitution of India deal with the Union Public Service Commission? यूपीएससी से कौन सा हमारे संविधान के जो आर्टिकल हैं वो डील करते हैं? तो यूपीएससी जो है वो आता है आर्टिकल 1315 से लेके 1323 के बीच में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इस इन ये जो आर्टिकल हैं इसमें यूपीएससी के फॉर्मेशन से लेके उसके फंक्शन पावर्स जो भी हैं वो सारे इसमें डिफाइंड है। यूपीएससी जैसे कि आपको पता होगा एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि जो हमारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सिविल सर्विसेज हो गए या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के जो भी पेपर्स होते हैं, जो ग्रुप ए के पेपर्स होते हैं वो यूपीएससी करवाता है। तो उसका संविधान में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक विवरण है। अब कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, तो 315 में है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी, है ना, एस्टैब्लिश फॉर्मेशन जो है उसको लेके 315 में बात की गई है। 316 जो है वो चेयरमैन प्लस जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, है ना, उनसे डील करता है। ठीक है, कि उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा। 317 जो है वो भी चेयरमैन प्लस मेंबर से डील करता है, बट 316 में था अपॉइंटमेंट, इसमें है रिमूवल। ठीक है, अब 318 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है। प्रेसिडेंट को पावर है कि वो जो भी मेंबर्स हैं यूपीएससी के उनको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर डिसाइड कर सकते हैं। 319 है, वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी मेंबर यूपीएससी का एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस अपॉइंट ना हो सके, है ना। री अपॉइंटमेंट जो होता है वो ना हो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो 319 सुनिश्चित करता है ना। 320 में फंक्शंस जो होते हैं यूपीएससी के
वो बताए गए हैं। और 323 में जो पावर है यूपीएससी को जो दी गई है वो बताई गई। तो ये आर्टिकल्स थे रिलेटेड टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। Which is the water body that separates अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उनको कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है ना? तो उनको सेपरेट करती है द 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करती है। अब ये जो आइलैंड हैं वो लोकेटेड हैं बे ऑफ बंगाल में, है ना? बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और दोनों मिलके जो हमारी यूटी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो बनाते हैं। अब इसका नाम 10 डिग्री चैनल क्यों पड़ा? क्योंकि ये 10 डिग्री लाइन जो है लैटिट्यूड से, है ना, उस पे लोकेटेड है। 10 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड पे 10th डिग्री लाइन जो है लैटिट्यूड की उस पे लोकेटेड है, इसलिए इसका 10 डिग्री चैनल नाम पड़ गया था, है ना? अब वैसे ही अगर 8 डिग्री की बात की जाए, 8 डिग्री जो है ये मालदीव और इंडिया, हाँ, इन दोनों को सेपरेट करता है ना? उन दोनों को सेपरेट करने वाली मनी टाइम लाइन है, बाउंड्री है, जो मालदीव और हाँ इंडिया को सेपरेट करता है। ठीक है। अब इसका भी 8 डिग्री लाइन चैनल इसलिए नाम है क्योंकि 8th डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है और ये सारे ही इक्वेटर के नॉर्थ में है। ये जितने भी हैं ये सारे इक्वेटर के नॉर्थ में। ऐसे ही 9 डिग्री की बात की जाए तो 9 डिग्री जो है वो आइलैंड ऑफ मिनिकॉय उसको सेपरेट करता है फ्रॉम लक्षद्वीप, है ना? इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। और 11 डिग्री की बात की जाए तो 11 डिग्री किन्नौर और अमिनदीवी इन दोनों को सेपरेट करता है। ये 9 डिग्री की जो बात थी, 9 डिग्री चैनल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एक पैसेज है शिपिंग का। मर्चेंट शिपिंग जो होती है यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, इन सब के बीच में, वो इसी चैनल के थ्रू होती है ना? ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर वाइड चैनल है। तो यहीं से जो ट्रेड होता है एशिया और यूरोप कह लीजिए, उस ट्रेड में इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, इसलिए 9 डिग्री चैनल थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट डैश वॉज लॉन्च्ड इन द स्पेस बाय इसरो। इसरो ने सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब कौन सी लॉन्च की थी? उसका नाम पूछा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च करी थी वो करी थी अप्रैल 19 1975 को, जिसका नाम था आर्यभट्टा, ऑप्शन बी आर्यभट्टा उस सैटेलाइट का नाम था। अब जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, जो हमारे फेमस इंडिया के जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा, उनके नाम पे ही सैटेलाइट का नाम रखा गया था, है ना? तो ये सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो कि इसरो ने लॉन्च करी थी। अब बाकी जो सैटेलाइट्स हैं स्कैटसैट, स्कैटसैट जो थी उसको लॉन्च किया था इसरो ने 2016 में।
है ना, जो कि वेदर फोरकास्टिंग में वेदर फोरकास्टिंग में रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है। भास्करा जो थी उनको लॉन्च किया गया था 1980 एटीज़ में, है ना, तब इसको लॉन्च किया गया था। और रिसोर्स ऐड जो है ये 2003 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसका मेन काम जो है वो ऑब्जर्वेशन का है, और इसको सन 2003 में लॉन्च किया गया था बाय इसरो। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स? सबसे ज़्यादा लार्ज डैम जो है वो कौन से स्टेट के पास है? तो सबसे ज़्यादा जो डैम है वो है महाराष्ट्र के पास, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास टोटल 1821 बड़े डैम है ना, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब कुछ फेमस डैम जो कि इनके हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जैसे कि कोन्या, है ना, और जयकवाड़ी, ठीक है, उज्जानी। ये कुछ फेमस डैम है जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, है ना। इनमें से जयकवाड़ी जो है वो लार्जेस्ट अर्थन डैम है ना। अगर अर्थन डैम की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा यही है। मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात और महमूद लोडी joined Rana Sanga to fight against which of the following Mughal rulers? मेदिनी राय, हसन खान और महमूद लोडी ने राणा संगा जी को ज्वाइन किया था कौन से मुगल रूलर के खिलाफ लड़ने के लिए? ठीक है, तो ये जो कह लीजिए जो कोलिशन बनाया गया था, है ना, वो बनाया गया था टू फाइट बाबर, ऑप्शन ए। बाबर से लड़ने के लिए ये पूरा कोलिशन बनाया गया था, और ये जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी, उसको नाम दिया गया था बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा जो है, जो कि फाइट किया गया था 1527 में, 1527 में जो जो ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ खनवा, उसमें बाबर और जो कोलिशन है राणा संगा और बाकी राजाओं का जो कोलिशन है वो आपस में लड़े थे। बाबर फाउंडर हैं, है ना, मुगल अंपायर के। इसी अम, के साथ इस इस लड़ाई में जब बाबर जीते थे, लड़ाई में बाबर जीत गए थे क्योंकि वो बहुत एडवांस आर्मी यूज़ कर रहे थे, है ना। उनकी जो हथियार भी थे वो भी बहुत एडवांस थे, इसके कारण बाबर जीत गए थे। और इसके साथ ही ये ही मेन विक्ट्री थी जिसके बाद मुगल एम्पायर जो है वो इंडिया में लागू हुआ था, ठीक है। अब बाकी बात की जाए अकबर की, है ना, तो अकबर थर्ड मुगल एम्पायर थे, ठीक है, थर्ड मुगल एम्पायर थे। और इन्होंने जो सबसे नोटेबल लड़ाई जो थी इनकी वो थी बैटल ऑफ पानीपत, जो कि इन्होंने 1556 में लड़ी थी, है ना। और इसमें इन्होंने जो है हेमू नाम के राजा थे,
उनको हराया था। औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब सिक्स्थ रूलर थे मुगल एम्पायर के। और इनकी जो सबसे नोटेबल लड़ाई थी वो थी बैटल ऑफ समूहगढ़, है ना, जो कि 1658 में लड़ी गई थी। और ये इन्होंने किसी और के खिलाफ नहीं, अपने भाई दारा सिकोई के खिलाफ लड़ी थी। और जो थ्रोन था, मुगल थ्रोन था, उस पे कब्जा करा था। हुमायूं की बात की जाए तो ये सेकंड मुगल एम्परर थे जिन्होंने बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1540 में हुआ था, है ना, वो लड़ा था 1540 में। इसके अलावा इन्होंने अ, अब बैटल ऑफ कन्नौज में तो ये जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी शेर शाह सूरी के खिलाफ, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक लड़ा था बैटल ऑफ सूरजगढ़, ठीक है। ये हुआ था 1555 में। तो ये कुछ नोटेबल लड़ाइयाँ थी जो कि मुगल एम्परर्स ने अलग अलग एनिमीज के खिलाफ लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। तसांगपो एंड जमुना अदर अदर नेम्स ऑफ विच रिवर। तसांगपो और जो जमुना है वो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं किस नदी के? तो वो हैं ब्रह्मपुत्र के दूसरे नाम, ऑप्शन डी। अब क्योंकि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेटो से, ठीक है, प्लेटो का अगर नाम पूछा जाए तो तिब्बतन प्लेटो से ओरिजिनेट होती है ये नदी। इसके कारण इसका नाम तसांगपो रखा गया है, ठीक है। और ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से, जिसके कारण इसको ब्रह्मपुत्र कहा गया है ना। और जब ये बांग्लादेश में जब पहुंचती है ना, बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक? तो अलग अलग एरियाज के कारण इसका तीन डिफरेंट नाम है। तिब्बत से आने वाली एक और नदी जो है वो है इंडस, जो कि ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और फ्लो करती है पाकिस्तान। Which article provides that all minorities have the right to establish and administer educational institutions, है ना? कौन से आर्टिकल के तहत माइनॉरिटीज को राइट मिला हुआ है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं अपनी चॉइस के, उनको इस्टेब्लिश करके एडमिनिस्टर कर सकते हैं? तो ये जो पावर मिली है वो मिली है आर्टिकल 30 में, ऑप्शन डी। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पावर मिली है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। बात की जाए आर्टिकल 26 की, तो आर्टिकल 26 हमें फ्रीडम देता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। वो जो है वो आर्टिकल 26 में हमें फ्रीडम मिली हुई है। आर्टिकल 24 की बात की जाए तो उसमें बाल मजदूरी जो होती है, ठीक है, कि 14 से बिलो 14 जो चिल्ड्रन होते हैं उनको
आप नहीं नौकरी पे रख सकते हो। ठीक है, बाल मजदूरी के खिलाफ जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 32 की बात की जाए तो ये आर्टिकल उस केस में आता है जब अगर किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका उल्लंघन हुआ है ना, और कि उसको जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं अगर उनका उनको नहीं मिल रहे हैं, तब वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आर्टिकल 32 में इंडिविजुअल को पावर दी गई है। The Environment Protection Act 1986 empowers the Dash to establish authorities charged with the mandate to preventing environmental pollution in all its form. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किसको पावर है कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वो अथॉरिटीज बना सके, है ना। तो ये जो पावर दी गई है वो दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑप्शन बी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जब उनको लगता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है या इम्प्रूवमेंट लाना है कुछ, तो वो अथॉरिटीज इस्टेब्लिश कर सकती हैं, कंसर्न अथॉरिटीज इस्टेब्लिश कर सकती हैं जो कि इन चीज़ों के लिए काम करें। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 में, उसके बाद ये एक्ट लाया गया था, है ना। और इस एक्ट के तहत ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि एयर, वाटर और लैंड, इन तीनों के पोल्यूशन को रोकने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। बड़ा ही पावरफुल पावर, अगर बात की जाए इसकी पावर्स की, तो एक पावरफुल एक्ट है क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज के ऑपरेशन पे रोक लगाई जा सकती है ना। अथॉरिटीज़, जैसे मैंने बताया, डिपार्टमेंट अगर बनाने हो या कमिटीज़ बनानी हो तो वो की जा सकती है। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, आप बता सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि क्या स्टैंडर्ड उनको फॉलो करने हैं। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज जो होती हैं उनको बताया जा सकता है कि क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी है बिफोर डिस्पोजिंग, जो भी आपका वेस्ट है वो डिस्पोज करने में आपको क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। तो वो सब पावर जो है वो ये एक्ट देता है, इसलिए काफ़ी पावरफुल एक्ट हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया जाए, ये कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो ये रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ऑप्शन सी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे बनाई गई थी इन द ईयर 1976। 1976 में इस कमेटी को बनाया गया था। इनका जो मेन टास्क था ना वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करें और उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट लाने हो तो वो रिकमेंड करें, ठीक है। जिसके तहत एक जो इन्होंने रिकमेंड करा था, वो रिकमेंडेशन दिया था, वो ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो कि सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए। प्लस इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करता है तो उस पर फाइन लगाए या उसको पनिशमेंट दे, उसके प्रावधान भी लाए जाए। वो ऐसा इस कमेटी में ने बताया था, ठीक है। अब इस कमेटी के सजेशन के बाद ही आर्टिकल 51A, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें
फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई। और अमेंडमेंट की बात की जाए तो वो था 42nd अमेंडमेंट, है ना, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल था 51A। इसके साथ ही जो है फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई थी। अब बाकी कमिटीज की बात की जाए तो राजा मन्नार जो थी कमेटी, वो स्टेट ऑटोनॉमी से डील करती है। स्टेट ऑटोनॉमी से डील करने का काम इसका था। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात की जाए तो इनका जो मेन फोकस था कमेटी का वो था पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम इनका मेन फोकस था। सरकारिया कमेटी की बात की जाए तो ये सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन होते हैं, सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन होते हैं, जो गवर्नेंस इशू होते हैं, उन पे उनके लिए इस कमेटी को बनाया गया था, सरकारिया कमेटी को। तो इनमें से जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसी का इकलौती ऐसी कमेटी थी इन चार में से जिसका मेन जो काम था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज या इंक्लूडेड थी, है ना, या उसके अलावा किसी में भी ये इंक्लूजन नहीं था। तो आप एलिमिनेशन से भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली primarily adopted a policy of consolidation rather than expansion? कौन से दिल्ली के सुल्तान ने कंसोलिडेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया रैदर देन कि अपना राज्य, अपना जो कंट्रोल है उसको बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए? तो ये जो किया था, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन बी। इनका पूरा नाम था गियास उद दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन 1966 से 1287 तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, इन्होंने एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इनका मेन फोकस था कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पावरफुल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाए। और स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के साथ ही जो भी रिबेल होते हैं, जो कि इनके खिलाफ गए, उनको क्या कहते हैं, सप्रेस किया जाए, उनको हटा दिया जाए रास्ते से। अब बात की जाए कि अगर कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ये जो राजा थे इन्होंने मेनली एक्सपेंशन पे फोकस किया था, है ना। तो अगर कंसोलिडेशन जैसा हमारा पूछा गया तो वो तो बलवान हो जाएंगे, पर अगर यही एक्सपेंशन पूछा जाता तो वो हो जाते अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान was the first and the only female ruler of sultanate who ascended the throne in। रजिया सुल्तान जो थी वो इकलौती महिला राजा थी सल्तनत की, है ना। उन्होंने गद्दी कब संभाली? तो रजिया सुल्तान ने गद्दी संभाली थी 1936 में, ऑप्शन बी। 1936 में इन्होंने गद्दी संभाली थी आफ्टर द डेथ ऑफ इनके जो पिताजी थे स्लेव डायनेस्टी के, इल्तुतमिश, है ना, जो कि स्लेव डायनेस्टी के थे। उनकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान ने गद्दी संभाली थी। अब स्लेव डायनेस्टी की बात करें, अब इनका जो रेन था वो 1936 से लेके 1940 तक ही रहा था, है ना। कैपिटल जो था स्लेव डायनेस्टी का उस टाइम पे था दिल्ली। ठीक है, तो काफ़ी छोटा इनका रूल था। अब इनका जो
डाउनफॉल कह लीजिए या इनका जो रूल ख़त्म होने का मेन कारण था कि जो इनके खुद के जो मंत्रिमंडल हो जाए या जो इनके प्रजा थी वो इस बात से मतलब खुश नहीं थी कि उनकी जो राज है जो इनके अंडर इनको काम करना पड़ रहा है वो एक फीमेल है। इसके कारण इनको काफ़ी अपोजिशन फेस करना पड़ा था, जिसके बाद इनको हराया था, हरा के गद्दी पे बैठे थे मलिक अल दुनिया। ठीक है, इन्होंने इनको हरा के गद्दी पे कब्जा कर लिया था। अब स्लेव डायनेस्टी की बात की जाए तो स्लेव डायनेस्टी के जो मेन फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे जिनका राज चला था 1206 से 1210 तक, है ना। और आखिरी अगर राजा इसके जो थे वो उनकी बात की जाए तो वो थे ग्यास उद्दीन बलबन, 1266 से 1287 तक थी ये। ठीक है। The Red Fort was commissioned by which of these emperors? रेड फोर्ट कौन से राजा ने बनाया था? तो रेड फोर्ट बनाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी शाहजहां, है ना। कब? 1938 में इसको बनाना शुरू किया गया था। ख़त्म करते करते 10 साल लग गए, 1648 में जाके रेड फोर्ट तैयार हुआ था। और इसको बनाने का मेन कारण ये रॉयल रेजिडेंस था शाहजहां का। शाहजहां का रॉयल रेजिडेंस था और जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका सेंटर पॉइंट बना था। अब रेड फोर्ट की बात की जाए तो रेड फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अ, और एक मुगल आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना भी कहा जाता है उसको। शाहजहां की एक और जो आर्किटेक्चरल गिफ्ट जो कह लीजिए, जिसके कारण ये फेमस हैं वो है ताजमहल। जैसे कि आपको पता होगा ताजमहल जो कि इन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनाया था। ताजमहल भी इन्होंने ही आर्किटेक्चरल फिनोमेना इन्होंने ही बनवाया था। In 1539, the Battle of Chausa was fought between Humayun and Dash. बैटल ऑफ चौसा 1539 में जो लड़ा गया था वो किन के हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो कि सूरी एम्पायर जो था उसके फाउंडर थे, है ना। सूरी एम्पायर के फाउंडर थे शेरशाह। और इसमें जीत शेरशाह की हुई थी। उन्होंने हुमायूं को हराया था और एक्साइल में इनको बंदी बना दिया था एक तरह से। इसके बाद इस जीत के बाद जो शेरशाह हैं इन्होंने नॉर्थ इंडिया, इसमें बंगाल, बिहार, इन पे अपना कब्जा जमा लिया था। नॉर्थ इंडिया पे इन्होंने कब्जा जमा लिया था। अब बाकी राजाओं की बात की जाए तो इब्राहिम लोडी जो थे
इन्होंने भी एक बड़ा फेमस, मैंने बताया था आपको, बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था। जिसमें इन्होंने बाबर को हराया था। ये लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। और राणा संगा जो है, इन्होंने भी एक कोलिशन गवर्नमेंट, जो कोलिशन आर्मी जो बनाई थी, है ना, बाबर के खिलाफ, द बैटल ऑफ खनवा, है ना, खनवा की लड़ाई जो हुई थी 1527 में, उसमें इन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। द दिल्ली सुल्तान्स built many cities in the area that is known as Delhi. Which of the following was not built by them? दिल्ली के जो सुल्तान थे, इन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई थी, है ना, दिल्ली में। इनमें से कौन सी वो चीज़ थी जो कि इन्होंने नहीं बनाई? तो इन्होंने लाल कोट जो है, ऑप्शन सी, लाल कोट इन्होंने नहीं बनाया था। लाल कोट बनाया गया था आनंदपाल तोमर फर्स्ट, जो थे तोमरा डायनेस्टी के, तोमर डायनेस्टी के थे। इन्होंने 8th सेंचुरी में लाल कोट बनाया गया था। और दिल्ली के पहला किला कह लीजिए, नोन किला जो है, वो लाल कोट ही था। जिसपे बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जैसे जैसे इस पे अपना एक्सपेंशन किया था, टेरिटरी का टेरिटरी का एक्सपेंशन किया और लाल कोट पे कब्जा करा था, और उसका नाम चेंज करके रख दिया था किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा इसका नाम रख दिया था। बाकी की बात की जाए तो सीरी जो है, सीरी बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। एक डिफेंसिव सिटी था, मंगोल इन्वेजन जो होता था उसके खिलाफ लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का को इस्टेब्लिश किया था। और जहां बना की बात की जाए तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14th सेंचुरी में, है ना। और तुगलकाबाद की बात की जाए तो ये 13th सेंचुरी में बनाई गई थी बाय ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था। इसी के साथ आज की क्लास यही ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस आपसे मिस ना हो और आपको उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।